अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं साहब। मैं उस्मान इहसान और आप देख रहे हैं हादिन ग्रुप ऑफ अकेडमीज। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमैटोग्राफी। तो बच्चों, क्रोमैटोग्राफी क्या होता है? क्रोमैटोग्राफी एक ग्रीक वर्ड क्रोमैटिस से ड्राइव किया गया है और इसका जो मतलब है वो है कलर राइटिंग। क्लियर बच्चों? अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A technique in which we can separate the components of a mixture due to their different distribution between stationary phase and mobile phase is called chromatography। तो बच्चों, ये डेफिनेशन है हमारे पास क्रोमैटोग्राफी की कि आ टेक्निक इन विच वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, कि एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करते हैं, ठीक है, ड्यू टू द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज इज कॉल्ड क्रोमैटोग्राफी। कि एक तो स्टेशनरी फेज और दूसरा मोबाइल फेज, इन दोनों के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूट होता है जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स, तो हमारे पास क्रोमैटोग्राफी कहलाता है। तो बच्चों, स्टेशनरी फेज क्या होता है, मोबाइल फेज क्या होता है? तो स्टेशनरी फेज बच्चों जो मूव ना कर सके, ठीक है, वो हमारे पास स्टेशनरी फेज होता है, और मोबाइल फेज वो होता है जो हमारे पास मूव कर सके। तो इसे आप जब आगे एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, तो उसमें आप क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। तो बच्चों, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा वो है एप्लीकेशंस। तो बच्चों, एप्लीकेशंस जो है, फर्स्ट अगर हम देखें तो सोलबिलिटी जो है of the components between two phases, कि जो कंपोनेंट्स की सोलबिलिटी है वो दो फेजेस के दरमियान होती है। वो दो फेजेस कौन से हैं? वो स्टेशनरी फेज है और मोबाइल फेज है, ठीक है बच्चों। तो सेकंडली अगर हम देखें तो आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास? a इज इक्वल टू, ये हमारे पास बच्चों रेशियो होगी। अगर हम देख लें हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन मोबाइल फेज, ठीक है, कंसंट्रेशन लिखने साथ है, कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन मोबाइल फेज ओवर कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन स्टेशनरी फेज। ठीक है बच्चों, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के दरमियान जो कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रेशियो होती है और इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट्स कहते हैं। क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी क्रोमैटोग्राफी की टाइप्स कौन कौन सी हैं इसकी, वो देख लेते हैं बच्चों। जी, तो बच्चों अब हम देखेंगे इसकी टाइप्स।
तो क्रोमेटोग्राफी की दो बेसिक जो है वो टाइप्स हैं, एक है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और सेकेंडली जो है वो हमारे पास है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होगी? ऐसा क्रोमेटोग्राफी जिसमें हमारे पास स्टेशनरी फेज जो है वो सॉलिड में होगा, वो हमारे पास एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होगी। और ऐसे क्रोमेटोग्राफी जिसमें हमारे पास स्टेशनरी फेज जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, वो हमारे पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ कि जो सॉलिड में स्टेशनरी फेज होगा वो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और जो लिक्विड होगा स्टेशनरी फेज और वो हमारे पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होगी। तो बच्चों एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की अगर हम एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास आ जाता है फॉर एग्जांपल कॉलम क्रोमेटोग्राफी और जो हमारे पास पार्टीशन है इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास है पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्लियर हुआ बच्चों कि क्रोमेटोग्राफी की दो टाइप्स हैं, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है इसमें हमारे पास जो स्टेशनरी फेज होता है वो हमारे पास सॉलिड होता है और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के दौरान जो हमारे पास स्टेशनरी फेज होता है वो लिक्विड होता है। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी को। ठीक है बच्चों, क्योंकि कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है वो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब हम देखते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है बच्चों ये तीन तरीकों से मुमकिन है। ठीक है, फर्स्टली अगर देख लें डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, सेकेंडली अगर देखें असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी और थर्ड जो है वो हो सकती है हमारे पास रेडियल और सर्कुलर। ठीक है बच्चों, रेडियल हो सकती है या फिर सर्कुलर हो सकती है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है बच्चों, तो असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। तो बच्चों सबसे पहले हम एक टैंक लेते हैं। ठीक है, इस टैंक में वाटर मौजूद है। ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास शीशे की एक ट्यूब कह लो या आप शीशे का ढक्कन कह लो। ठीक है, रख लिया है, मतलब कि हमने इस टैंक को बंद कर दिया है शीशे की ट्यूब से। जी, तो बच्चों ये जो हमारे पास टैंक है इसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफिक टैंक। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफिक टैंक। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक जो हमारे पास फिल्टर पेपर होगा वो यूज करेंगे। ये हमारे पास एक फिल्टर पेपर है और इस फिल्टर पेपर का जो नाम है वो है वॉटमैन फिल्टर पेपर। क्योंकि वॉटमैन ने ही इसे डेवलप करवाया था। ये हमारे पास एक और इसका जो हमारे पास फेज होगा या हमारे पास जो इसका ग्रेड है वो 1 होगा। ठीक है, ग्रेड 1 का क्या मतलब है बच्चों के हमारे पास इसके डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं। ठीक है,
तो हम जो ग्रेड 1 वाला है वो यूज करेंगे। तो बच्चों इस फिल्टर पेपर के ऊपर हमने 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जाके एक लाइन ड्रा करनी है। एक लाइन ड्रा जो करनी है ये लेड पेंसिल से कर सकते हैं या ग्रेफाइट पेंसिल से कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लाइन ड्रा कर दी हमने। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम जो है एक डॉट लगा दिया हमने, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम देखिए जो हमारे पास ये जो हमारे पास ये जो फिल्टर पेपर है ये 20 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। ये जो हमारे पास फिल्टर पेपर है और हमारे पास जो है यहाँ पे एक पर्च है। तो इसके अंदर हमारे पास इंक है और इंक के अंदर हमें नहीं पता कि कौन कौन से कलर शामिल है, तो इस इंक का हमने यहाँ पे एक डॉट लगाया, ठीक है बच्चों। अब हमने इस डॉट की मदद से इस इंक में मौजूद जो कलर्स हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस जो हमारे पास फिल्टर पेपर है, वाइट फिल्टर पेपर, इसको यहाँ पर हम क्लैंप की मदद से लटका देंगे, ठीक है। काफी बड़ा लग गया जी। तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया है, बांध दिया है इसे। अच्छा, तो बच्चों याद रखना है कि 2.5 सेंटीमीटर पे हमने जो लाइन ड्रा की है, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर ये टोटल इसकी लंबाई है। तो इसको हमने पानी के अंदर ड्रिप करवाना है तकरीबन 5 से 6 मिलीमीटर, ठीक है, जो पानी के अंदर ड्रिप कर सके। अब क्या होगा, अब हमारे पास ये जो सबसे पहले जो हमारे पास फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर के अंदर भी बेटा पानी मौजूद होता है और ये जो पानी होता है ये मूव नहीं करता, इसलिए इसे हम स्टेशनरी फेज कहते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेज। और ये जो वाटर है ये मूव करेगा तो इसे हम कहेंगे मोबाइल फेज। अब आपको क्लियर हो गया कि मोबाइल फेज क्या है और स्टेशनरी फेज क्या है। तो बच्चों जो स्टेशनरी फेज है ये हमारे पास सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, और जो हमारे पास मोबाइल फेज है ये लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। बहुत अच्छे, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसके अंदर रखा इस फिल्टर पेपर को, इस वाटर के अंदर ड्रिप करवाया, तो ये पानी जो है ये ऊपर जाना शुरू कर देगा अकॉर्डिंग टू कैपिलरी एक्शन। तो बच्चों आप कैपिलरी एक्शन को जानते हैं, कौन सा प्रोसेस है, कैसा अमल जिसके जरिए पानी नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो मूव करता है। अब ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लिहाजा ये पेपर क्रोमैटोग्राफी की कौन सी टाइप होगी, ये हमारे पास असेंडिंग पेपर क्रोमैटोग्राफी। तो बच्चों जैसे ही ये मूव करेगा तो यहां पे आकर डिफरेंट कलर्स शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, डिफरेंट कलर शो होना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो कलर हमें शो हुए हैं, ठीक है, अब हम कैसे जो है इसको आगे लेके जाएंगे। तो हमने याद रखना है कि जब तक ये जो फिल्टर पेपर, जैसे कि 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी, 3/4% जो है हमारे पास, जब तक ये वाटर मूव नहीं कर जाता हमने इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। जैसे कि ये 20 सेंटीमीटर थी तो ये 15 सेंटीमीटर तक वाटर चला जाएगा, उस वक्त हमने इसको स्टॉप करना है, ठीक है। तो बच्चों हमें कैसे पता चलेगा, इसने जो है वो 15 सेंटीमीटर तक जो है वो डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो वो एक लाइन शो कर देगा, ठीक है, एक हल्की सी लाइन होगी, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाटर जो है वो हमारे पास यहाँ तक पहुंच चुका है, ठीक है, पहुंच गया पानी बच्चों। तो अब हमने इसको क्या करना है, बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये बीकर है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, इसको रख लिया, इसको फिल्टर पेपर को। तो अब क्या होगा, अब जो भी हो जाए, तो ये डिफरेंट जो कलर है वो शुरू हो रहे हैं। जी, तो बच्चों ये हमारे पास डिफरेंट कलर जो है शो हो चुके हैं।
फर्स्ट करो कि यहां तक जो है वाटर एंड डिस्टेंस कवर की जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इनको नाम दे देते हैं। फर्स्ट करो ये जो हमारे पास पॉइंट था, ठीक है, जिसका हमने कलर शो करवाना था, ये हमारे पास डिफरेंट कलर में शो हो गया है। अब यहां तक जहां तक इसने पानी ने डिस्टेंस कवर किया है, इसको हम नाम देंगे y का। क्लियर बच्चों? अब जहां तक ये थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। और जहां तक वो ब्लैक कलर शो कर रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं x, और जहां तक वो ब्लू को शो करवा रहा है, वहां उसको नाम दे देते हैं हम z। ठीक है बच्चों? क्या किया कि जहां तक वाटर ने डिस्टेंस कवर किया, उसको नाम दे दिया हमने y का, और जहां तक ब्लू ने जो है वो डिस्टेंस कवर किया, ब्लू पॉइंट ने, वो उसे हम g का नाम दे देते हैं, और जहां तक ब्लैक ने किया, उसे हमने x का नाम दे दिया। ठीक है बच्चों? क्लियर हुआ? अब हम देखेंगे RF क्या होता है। RF हमारे पास रिटार्डेशन फैक्टर होता है। तो रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है? RF इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड by components from origin point over distance covered by solvent from origin point। जी बच्चों, तो ये जो हमारे पास x है, z है, जो कंपोनेंट्स जो हो गए हैं, ये हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे, और जो वाटर मूव कर रहा है, जो वाटर है हमारे पास, वो हमारे पास सॉल्वेंट होगा। ठीक है? अब अगर हम कहें कि हमारे पास जो है वो इसका RF निकालें, तो हम क्या रखेंगे? अगर हम z को लेते हैं, ठीक है, कंपोनेंट, तो हम लिखेंगे z हमारे पास कंपोनेंट हो गया। सॉल्वेंट क्या है हमारे पास? y। क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस है, तो y और g दोनों के यूनिट क्या होंगे? मीटर मीटर। तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, और RF के यूनिट्स क्या होंगे? 0। तो याद रखना कि RF के जो यूनिट्स होंगे वो हमेशा 0 होंगे। ठीक है? एमसीक्यू आ सकता है कि RF के यूनिट्स क्या होते हैं, तो आपने क्या करना है? RF के ये यूनिट्स हैं वो 0 हैं। क्लियर? इस तरह अगर हम x का देखें, तो x का हमारे पास क्या आएगा? x का लिए हमारे पास x ओवर y। x क्या है? कंपोनेंट है, y क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है बच्चों? तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया ये था आज का जो हमारा टॉपिक क्रोमैटोग्राफी। तो इसको मैं एक मरतबा रिवाइज करवा देता हूं आपको, गौर से सुनिएगा जरूर जी। क्रोमैटोग्राफी जो है बच्चों, ये एक ग्रीक वर्ड क्रोमैटस से अखज़ किया गया है, जिसका मतलब है कलर राइटिंग। तो इसके अंदर हमारे पास हमने डेफिनेशन देखी, और उसके अंदर दो फेजेस देखे। कौन कौन से? स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज वो होता है जो मूव नहीं करता, और जो हमारे पास मोबाइल फेज है वो मूव कर सकता है। ठीक है? उसके बाद हमने देखी इसकी एप्लीकेशंस। पहली एप्लीकेशंस क्या थी? सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स बिटवीन टू फेजेस, के जो सॉल्युबिलिटी है इन कंपोनेंट्स की, वो दो फेजेस के दरमियान ही होगी। वो दो फेजेस कौन कौन से हैं? स्टेशनरी फेज है और मोबाइल फेज है। और सेकेंडली हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट्स, वो क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन मोबाइल फेज और कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन तो केस में होगा स्टेशनरी फेज के अंदर। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने टाइप्स देखी। इसकी टाइप्स क्या थी? तो टाइप्स जो है वो एडजर्प्शन क्रोमैटोग्राफी है और पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी है। और इन टाइप्स के अंदर हमने क्या देखा कि जो जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है वो एडजर्प्शन क्रोमैटोग्राफी होता है, और जिसमें सॉलिड जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड होता है, वो पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी होता है। आगे हमने देखा कि पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी की जो टाइप है पेपर क्रोमैटोग्राफी, इसको हमने डिस्कस किया। पेपर क्रोमैटोग्राफी के आगे तीन पॉइंट्स थे: डिसेंडिंग पेपर क्रोमैटोग्राफी, असेंडिंग पेपर क्रोमैटोग्राफी, रेडियल और सर्कुलर। तो हमने किसको डिस्कस किया? हमने जो दरमियान वाला था असेंडिंग क्रोमैटोग्राफी, उसको हमने डिस्कस किया। ठीक है? तो जो असेंडिंग पेपर क्रोमैटोग्राफी है, उसके अंदर हमने एक क्रोमैटोग्राफिक टैंक लिया, ठीक है, उसमें वाटर डाला, उसके ऊपर एक हमने शीशे की ट्यूब रखी, ढक्कन कह लेते थे उसको, और उसके अंदर हमने एक फिल्टर पेपर, वाट पेन फिल्टर पेपर को रखा, और उसके ऊपर हमने एक डॉट लगाया कि इंक का, ताकि हमें उस इंक के कलर्स का पता चल सके।
ठीक है बच्चों। तो उसके बाद कलर हमने देखा, उसकी फिर हमने रिटार्डेशन वैल्यू देखी, ठीक है। और लास्ट में मैं कुछ यूजेस बता देता हूँ आपको कि क्रोमेटोग्राफी के यूजेस क्या हैं। तो यूजेस इसके एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर अमूमन इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले देखें तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है कलर्स की, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा हमारे पास ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये यूजेस होंगे क्रोमेटोग्राफी के। इसी के साथ उस्मान एहसान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।